बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी की तैयारी के लिए ग्रुप थ्योरी में हमारा ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं और ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप की प्रॉपर्टीज़, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनाइड क्या होता है, ग्रुपाइड क्या होते हैं और कुछ ख़ास किस्म के ग्रुप्स की एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन की। तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी है। ओके, बाइनरी ऑपरेशन okay, a binary operation on S is a function from S क्रॉस S to S। यानी ये एक फंक्शन होता है जो S क्रॉस S से S की तरफ होता है। यानी अगर हम उस बाइनरी ऑपरेशन को स्टैटिक से डिफाइन करें या सिंपली इस तरह से लिख दिया जाए, एक मिनट, ये स्टैटिक इज़ अ फंक्शन फ्रॉम S क्रॉस S टू S। यानी सेट S के कोई से दो ऑर्डर पेयर लिए जाएं, कोई सा एक ऑर्डर पेयर लिया जाए, उसके ऊपर अगर हम स्टैटिक अप्लाई करें ए बी, तो जो आंसर हो वो दोबारा से एस में मौजूद होना चाहिए। तो अब स्टैटिक ऑफ ए बी लिखने की बजाय हम इस तरह से लिख देते हैं ए स्टैटिक बी मस्ट बिलोंग टू एस। यानी कि उस सेट के किसी भी दो एलिमेंट्स को आपस में मिलाया जाए। अब वो जो मिलाने का तरीका है उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, अगर हर दो एलिमेंट्स को मिलाने से आंसर दोबारा एस में मौजूद हो। ओके, if steric is a binary operation on S, we say that S is closed under steric। ये हम अक्सर औकात कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये क्लोजनेस और बाइनरी ऑपरेशन का क्या ताल्लुक है। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है और अगर किसी सेट में वो फंक्शन पाया जाए, बाइनरी ऑपरेशन पाया जाए, तो हम ये कहते हैं कि वो सेट अंडर दैट ऑपरेशन क्लोज्ड है। फॉर एग्जाम्पल Z is closed, set Z of integers, this is closed under addition, subtraction, multiplication। देखें, हम किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करें तो आंसर दोबारा से एक इंटीजर ही मिलता है, a प्लस बी बिलोंग टू Z। अगर किसी भी दो नंबर में से एक में से दूसरे को माइनस किया जाए तो आंसर अगेन एक इंटीजर ही मिलता है। दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर फिर से एक इंटीजर ही मिलता है। लेकिन अगर डिवाइड किया जाए a डिवाइड b, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो इंटीजर ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3/2 1.5, जो कि एक इंटीजर नहीं होता। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि डिवीजन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है z पर। या फिर हम ये कह सकते हैं कि z इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन, अंडर द ऑपरेशन स्टैटिक, या स्टैटिक इज़ नॉट डिवीजन इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन z। ओके, इसी तरह अगर हम सेट n की बात करें तो सेट n इज़ क्लोज्ड, n मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशंस नहीं हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो 5 माइनस 8 जो कि -3 होता है, ये नेचुरल नंबर में नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन जो है, ये सेट n पर एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, हालांकि यही जो सब्ट्रैक्शन है ये सेट ऑफ इंटीजर्स पर एक बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, अब बात करते हैं एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन और कम्यूटेटिव की। एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टैटिक, अ बाइनरी ऑपरेशन
steric on a non-empty set S is called number 1 associative if A steric B steric C should be equal to A steric B steric C for all A B C belonging to S। कि आप उस सेट के कोई से 3 एलिमेंट चूज करें, B और C को पहले ऑपरेट करें और फिर A को उनके साथ मिलाएं, या फिर A और B को आपस में मिलाकर फिर C को उसके साथ रिलेट करें। अगर आंसर सेम रहे, हर 3 एलिमेंट जो सेट S से चुने जाएं वो सेम भी हो सकते हैं, तो फिर हम ये कहेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है, अदरवाइज नॉन एसोसिएटिव। और कम्यूटेटिव की सूरत में हम कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक ऑन S इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ A steric B is equal to B steric A for all A B belong to S। फॉर एग्जाम्पल, जो हम एडिशन पहले सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए डिफाइन कर चुके हैं, एडिशन ऑन Z इज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब भी कोई 2 इंटीजर लिए जाएं तो वो आपस में कम्यूट भी करते हैं और उनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। लेकिन ये जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑन Z, सब्ट्रैक्शन ऑन Z इज नॉट एसोसिएटिव नॉर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, ओके। देखिए कैसे, अगर हम कोई से 3 इंटीजर चुने, फॉर एग्जांपल 5, 3 और 2, सो 5 माइनस 3 माइनस 2 जो कि इक्वल होता है 5 माइनस 1 इक्वल 4, जबकि अगर हम यही पैरेंथेसिस की जगह बदल दें, 5 माइनस 3 और माइनस 2 करें तो ये होगा 2 माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 0। और ये दोनों सेम ना होने की वजह से हम ये कहते हैं कि नॉन एसोसिएटिव। और नॉट कम्यूटेटिव किस वजह से हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 5 माइनस 3 करें तो ये 3 माइनस 5 के इक्वल नहीं होता। तो इस वजह से ये सब्ट्रैक्शन जो है, ये सेट Z पर एक बाइनरी ऑपरेशन तो है, लेकिन वो ना तो एसोसिएटिव है और ना ही कम्यूटेटिव है। इस तरह और ऑपरेशंस को भी चेक किया जा सकता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। एग्जाम्पल है इसी तरह बाइनरी ऑपरेशन की कि एक सेट हम कंसिडर कर रहे हैं S। A हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। S में हम ऐसे फंक्शंस ले रहे हैं, ऐसी कलेक्शन ले रहे हैं F की, such that F is a function from A to A is a function। यानी सेट A से सेट A की तरफ जितने भी पॉसिबल फंक्शंस हो सकते हैं उनकी कलेक्शन को हम सेट S कह रहे हैं। तो ये जो सेट S है, दिस इज क्लोज्ड अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कि अगर कोई से 2 फंक्शंस लिए जाएं सेट A से A की तरफ, तो उनकी जो कंपोजिशन है F कंपोजिशन G, ये अगेन एक फंक्शन होगा सेट A से A की तरफ, यानी F कंपोजिशन G बिलोंग टू S। और फंक्शंस की जो कंपोजिशन है ये एसोसिएटिव होती है। जब भी हम कोई से 3 फंक्शन चुनेंगे, F कंपोजिशन G कंपोजिशन H करेंगे, ये इक्वल होता है F कंपोजिशन G एंड कंपोजिशन विद H। इट मीन ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ऑन द सेट S, ये एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, बट ये कम्यूटेटिव नहीं होता कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में ज़रूरी नहीं होता कि F कंपोजिशन G इक्वल हो G कंपोजिशन F के। सो F कंपोजिशन G इज़ नॉट इक्वल टू G कंपोजिशन F, तो हम ये कहेंगे कि दिस बाइनरी ऑपरेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव।
इसकी एग्जांपल हम कुछ यूँ ले सकते हैं, जैसा कि सेकंड ईयर में भी ये पढ़ा जाता है कि हम दो फंक्शन ले लेते हैं, एक एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं वो 2x है और जी ऑफ एक्स एक फंक्शन जो कि इक्वल है 3x²। सो एफ कंपोजिशन जी, ये दोनों ऐसे फंक्शन हैं एफ और जी जो सेट आर से सेट आर की तरफ डिफाइंड है, यानी रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी सेट ए की जगह हमने आर ले रखा है। और एफ कंपोजिशन जी यहाँ इक्वल होगा 2 इंटू 3x², सो दैट इज इक्वल टू 6x²। और जब जी कंपोजिशन एफ फाइंड किया जाएगा तो ये इक्वल होगा 3 इंटू 2x², सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 4x² इक्वल है 12x²। तो हम ये देख सकते हैं कि एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ इक्वल नहीं है। तो ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, जो कि एसोसिएटिव तो है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम एक कलेक्शन ले रहे हैं M2R। M2R मीन सेट ऑफ ऐसे मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर 2×2 है और जिनकी एंट्रीज रियल नंबर्स हैं, यानी इसके एलिमेंट्स इस तरह के होंगे, मैट्रिसेस होंगे A B C D such that A B C and D all belong to set R, mean all of these are real numbers। अब ये जो कलेक्शन है इसमें सारे मैट्रिसेस हैं, सिंगुलर भी हैं, नॉन सिंगुलर भी हैं, डायगोनल भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं, स्केलर भी हैं, आइडेंटिटी भी है, यानी 2×2 के जितने भी पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकते हैं विद रियल एंट्रीज वो सारे इस सेट में रखे गए हैं। अब जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशंस, ऑन दिस सेट। सेट कौन सा है? M2 ऑफ R। यानी जब भी हम दो मैट्रिसेस लेंगे 2×2 के, उनको ऐड करेंगे तो अगेन 2×2 का एक मैट्रिक्स ही मिलेगा और उसकी एंट्रीज भी रियल नंबर ही होंगे, यानी A + B अगेन बिलोंग टू M2 ऑफ R। और 2×2 के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, यानी A B वो अगेन M2 ऑफ R में ही होगा। बल्कि देखा जाए तो सब्ट्रैक्शन भी तो बाइनरी ऑपरेशन ही है, A - B इज़ आल्सो अ 2×2 मैट्रिक्स, सो M2 ऑफ R। अब देखना यह है कि इनमें से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में से कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हैं और कौन कौन से कम्यूटेटिव हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि A + B + C इक्वल है A + B × +C, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों A × BC इज़ इक्वल टू AB × C, ये दोनों एसोसिएटिव हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। लेकिन सब्ट्रैक्शन जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन भी एसोसिएटिव नहीं है। A - B - C इक्वल नहीं होता A - B × -C के। तो इसका मतलब यह है कि सब्ट्रैक्शन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन बट नॉन एसोसिएटिव। अब इनमें से चेक करते हैं कि कौन कौन से कम्यूटेटिव हैं। तो एडिशन तो कम्यूटेटिव होती है, A + B इक्वल होता है B + A, यानी एडिशन इज़ अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट M2R। ओके, बट मैट्रिसेस की जो प्रोडक्ट है A B इक्वल नहीं होता B A के, तो ये नॉन कम्यूटेटिव है। आप कोई से 2×2 के मैट्रिसेस लेकर चेक कर सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट कम्यूट नहीं करता। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स ले लें 1 0 5 3 और मैट्रिक्स B ले लें 7 2 0 9, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि A B इक्वल नहीं होगा B A के। तो इस वजह से जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है जो कि एसोसिएटिव भी है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, अच्छा, अब अगर एक फाइनाइट सेट हमें दिया गया हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट है जिसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं A B और C, इस पर एक बाइनरी ऑपरेशन कैसे खुद से बनाया जा सकता है।
तो हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, उसके अंदर इसके एलिमेंट्स लिख देते हैं ए बी और सी तीनों, ए बी सी। यहाँ हम लाइनें भी लगा लेते हैं थोड़ा इनको सेपरेट रखने के लिए। यहाँ मैं एक ऑपरेशन लगा देता हूँ स्टैटिक, यहाँ भी ए बी और सी लिखते हैं। अब ये जो 9 प्लेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इन 9 प्लेसेस को हम ए बी और सी से ही फिल कर दें तो हमें एक बाइनरी ऑपरेशन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एलिमेंट लिखता हूँ ए सी बी एंड बी ए सी। तो हम ये देख सकते हैं कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर डिफाइंड है, किस तरह से डिफाइंड है कि a इंटू ए इज़ इक्वल टू ए इंटू बी इज़ इक्वल टू सी, ए इंटू सी इज़ इक्वल टू बी इंटू ए इज़ इक्वल टू ए, b into b equal to c and b into c equal b. Similarly, c dot a is equal to b, c dot b is equal to a and c dot c is equal to c. तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो बन गया, क्योंकि हर दो एलिमेंट को आपस में मिलाने से आंसर दोबारा सेट एस में ही लाई करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन हमने डिफ़ाइन किया है डॉट या इसे स्टार कह लें, वो इसके लिए एक बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन क्या ये कम्यूटेटिव है? देखें, जब हम यहाँ एक टेबल में बना लेते हैं तो उसको कम्यूटेटिव चलें पहले चेक कर लेते हैं। तो कम्यूटेटिव चेक करने के लिए हम यहाँ से एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए सी बी बी ए सी। अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो हम ये कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए, लेकिन इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल नहीं है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉन कम्यूटेटिव। बाइनरी ऑपरेशन तो है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, अब बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है कि लेट स्टैटिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन on S, okay, an element E belong to S is called an identity of S if X static E is equal to X and that is equal to E static X। कि एक ऐसा एलिमेंट x के साथ एक ऐसा एलिमेंट जो x को इफ़ेक्ट ना करे, x स्टैटिक ई करें या ई स्टैटिक x करें, आंसर x ही रहे, तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो एलिमेंट e है ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पर यहाँ काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इन z 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। वजह क्या है कि ज़ीरो को किसी भी दूसरे एलिमेंट में ऐड किया जाए या ज़ीरो के साथ कोई भी दूसरा एलिमेंट ऐड किया जाए तो आंसर वो एलिमेंट ही आता है। इसी तरह 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि उसे किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एलिमेंट ही मिलता है। और मैट्रिसेस की अगर बात करें तो ये वाला जो मैट्रिक्स है 0 0 0 0, दिस इज़ आइडेंटिटी इन M2R अंडर एडिशन। कि अगर हम अंडर एडिशन उसमें ऑपरेशन लें तो ये वाला जो एलिमेंट है 0 मैट्रिक्स, ये किसी भी दूसरे मैट्रिक्स को डिस्टर्ब नहीं करता। यूँ कह लें कि ये एक होम्योपैथी सा एलिमेंट है जो किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्टर्ब करता ही नहीं है। इसे किसी भी दूसरे मैट्रिक्स में हम ऐड करेंगे तो आंसर वो दूसरा मैट्रिक्स ही मिलेगा। और इसी तरह से ये जो एलिमेंट है 1 0 0 1, दिस इज़ आइडेंटिटी इन M2R अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो लीनियर अलजेब्रा में ये आप देख चुके हैं कि इसे हम I2 कहते हैं, कि जब भी किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो मैट्रिक्स ही मिलता है, चाहे जिस साइड से मर्जी मल्टीप्लाई करें। ओके, अब ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट की हमने बात की है ये यूनिक होता है। आइडेंटिटी इज़ यूनिक।
कि अगर हो सकता है आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही ना करे, लेकिन अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी तो वो यूनिक होगी, यानी दो आइडेंटिटीज़ कभी भी नहीं होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं, इसी को प्रूफ कर देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ई एंड ई प्राइम आर आइडेंटिटीज़। अगर ये दोनों आइडेंटिटीज़ हैं तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों सेम हैं। देखिए, अगर ई आइडेंटिटी है तो हम लिख सकते हैं ई प्राइम इज इक्वल टू ई स्टेरिक ई प्राइम। वजह क्या है? सिंस ई इज आइडेंटिटी, क्योंकि अगर ई आइडेंटिटी है तो ई किसी भी दूसरे एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगी, सो ई स्टेरिक ई प्राइम के इक्वल ही होगा। और ई भी हम लिख सकते हैं ई स्टेरिक ई प्राइम। रीज़न क्या है? अगर हम ये कहें कि ई प्राइम इज आइडेंटिटी, अगर ई प्राइम आइडेंटिटी है तो ई प्राइम किसी भी दूसरे एलिमेंट को चेंज नहीं करेगा, यानी ई को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इन दोनों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ई प्राइम इज इक्वल टू ई, यानी वो जो दो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ थी वो दो डिफरेंट नहीं बल्कि एक ही आइडेंटिटी है। ओके, तो चंद एक एग्जांपल्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, तो इनको आप लोग ट्राई कीजिएगा ज़रा। एक्सरसाइजेज में आपने चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटिव, कि इनमें से कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशंस एसोसिएटिव हैं, बल्कि साथ ये भी चेक कर लें कि एंड कम्यूटेटिव। ओके, नंबर 1 है कि एक्स स्टेरिक वाई इज इक्वल टू एक्स पावर वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन किया जाए कि एक्स स्टेरिक वाई इक्वल एक्स पावर वाई, तो आप इसे चेक करें कि क्या ये एसोसिएट बाइनरी ऑपरेशन तो ये है, एक नेचुरल नंबर की पावर एक नेचुरल नंबर लेने से एक नेचुरल नंबर ही मिलता है। आपने इसे एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव चेक करना है। इसी तरह से अगर एक्स स्टेरिक वाई डिफाइंड हो एक्स प्लस वाई प्लस 1 फॉर ऑल एक्स वाई इन जी, यानी ये सेट जेड में इस तरह से एक ऑपरेशन डिफाइंड है। ओके, एक और हम डिफाइन करते हैं, एक्स स्टेरिक वाई इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि जो दोनों का मल्टीपल भी हो और सबसे छोटा हो, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इनमें ट्राई करें कि कोशिश करें कि क्या कोई आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी अगर पाई जाती है तो वो भी फाइंड करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप बेसिकली एक सेट ही होता है, अ नॉन एम्प्टी सेट G with an associative binary operation, associative binary operation steric, having identity element आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से डिनोट करते हैं, एंड इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। देखें, ये मुकम्मल डेफिनेशन है कि एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन हो, वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो, सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो और हर एलिमेंट का इन्वर्स पाया जाए, तो उसको हम ग्रुप कहते हैं। या इसको 4 एक्सियम्स में इस तरह से लिखा जाता है कि G1 हम यूँ लिख सकते हैं कि फॉर ऑल A व B बिलोंगिंग टू G, A स्टेरिक B बिलोंग टू G, कि उसके सेट के कोई से 2 एलिमेंट A और B चुने जाएं तो उनका स्टेरिक, उनके दरमियान वो ऑपरेशन लगाने से आंसर दोबारा से G में होना चाहिए। ये क्लोजनेस वाली प्रॉपर्टी होगी। सेकंड ये है कि फॉर ऑल A B C बिलोंग टू G,
A steric B steric C should be equal to A steric B and steric C, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नंबर 3 क्या है कि फॉर ऑल A belonging to G there must exist an element E in G such that A steric E should be equal to E steric A, कि एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि वो किसी भी दूसरे एलिमेंट को डिस्टर्ब ना करता हो, यानी आइडेंटिटी हो। और लास्ट में ये है कि फॉर एवरी A belonging to G there exists an element B in G such that A B, या यूँ लिखें, सॉरी, क्योंकि हम बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। सो A steric B should be equal to identity and this should be equal to B steric A। तो यहाँ ये जो B है इसको हम कहते हैं दैट इज़ इनवर्स ऑफ A, इस केस में कि B इज़ इनवर्स ऑफ A। और ये चूँकि इनवर्स ऑफ A है तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं B इज़ इक्वल टू A इनवर्स। तो ये मुकम्मल डेफिनेशन हो जाती है कि कोलेयर प्रॉपर्टी फर्स्ट में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेकंड में, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी थर्ड में, और हर एलिमेंट का इनवर्स फोर्थ में। तो हम बजाय इसके कि हर बार ये बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक लिखें, तो हम एक कन्वेंशन अपनी कन्वीनियंट के लिए ये बना लेते हैं कि हम आइंदा A स्टेरिक B को लिखेंगे AB। इससे हरगिज़ ये मतलब ना समझा जाए कि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ही होगा, यानी अगर स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा, तब भी हम यही लिखेंगे AB A डॉट B, इसको भी हम AB ही लिखेंगे। और अगर अंडर एडिशन होगा तो वो A प्लस B वाज़े तौर पर लिख दिया जाएगा, या उसको AB भी लिखा जाए तो ये कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि साथ में ऑपरेशन बता दिया जाएगा। ओके, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि इसमें आइडेंटिटी जो है वो यूनिक होती है। ग्रुप में एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ नहीं होती, जैसा कि हम बाइनरी ऑपरेशन में ये पढ़ चुके हैं। ओके, आइडेंटिटी यूनिक है और इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज़ यूनिक। कि कोई भी एलिमेंट यहाँ से देखा जाए तो उसका इन्वर्स एक यूनिक एलिमेंट होगा, यानी ऐसे दो एलिमेंट आप नहीं देख सकते कि जो एक एलिमेंट के इन्वर्सेस हों। एक एलिमेंट का इन्वर्स एक एलिमेंट ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। और अगर ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पाई जाए, इफ़ G विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टेरिक इज अ ग्रुप एंड A steric B is equal to B steric A for all A B belonging to G, then G is called commutative। कम्यूटेटिव या फिर हम उसे अबिलियन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक मैथमेटिशियन था एबल, उसने ये प्रॉपर्टी स्टार्ट की, तो इस वजह से इसे अबिलियन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और एक ऐसा ग्रुप जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना पाई जाए उसको नॉन अबिलियन या फिर नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप का नाम दिया जाता है। तो मैं यहाँ चंद एक एग्जांपल्स लिखने लगा हूँ ग्रुप्स की। एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप, उनमें सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लिखने लगा हूँ Z अंडर एडिशन। Z अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप बनाता है और इसमें जो आइडेंटिटी है वो 0 है और किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स उसका नेगेटिव होता है। इसी तरह से R अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, C अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, C मीन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, Q अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप है, Q मीन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, और अगर हम बात करें R अंडर मल्टीप्लिकेशन तो ये ग्रुप नहीं है, इज़ नॉट अ ग्रुप। वजह क्या है? क्योंकि इसमें
ज़ीरो मौजूद है, ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, यानी हम ज़ीरो के साथ ऐसा कोई भी एलिमेंट बी नहीं फाइंड कर सकते कि आंसर 1 आ जाए फॉर एनी बी, फॉर ऑल बी इन आर। तो इस वजह से हर वो ग्रुप जो अंडर एडिशन ग्रुप होगा वो अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि अंडर एडिशन उसमें ज़ीरो मौजूद होगा और ज़ीरो मौजूद होने की वजह से ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि हर वो ग्रुप जो अंडर एडिशन एक ग्रुप है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इसमें से ज़ीरो को एक्सक्लूड कर दें, आर माइनस ज़ीरो कर लें और फिर इसे चेक करें अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो फिर ये एक ग्रुप है, इज़ एन अबिलियन ग्रुप है बल्कि, क्योंकि रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ज़ीरो ही प्रॉब्लमेटिक था, ज़ीरो को हमने यहाँ से निकाल दिया। अगर हम बात करें z अंडर मल्टीप्लिकेशन या z माइनस ज़ीरो अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस नहीं होते, कि 2 का इन्वर्स जो कि होता है 1/2 ये z में मौजूद ही नहीं है। तो इन्वर्सेस ना होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि z में से अगर ज़ीरो को माइनस कर भी दिया जाए तो फिर भी वो ग्रुप नहीं बनाता। तो जिस तरह से r माइनस ज़ीरो अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप बनाता है, उसी तरह से q माइनस ज़ीरो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है, कम्यूटेटिव ग्रुप बनाता है। c माइनस ज़ीरो भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करता है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करें तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करते हैं, इज़ अ ग्रुप। जी, तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक और सेट डिस्कस करते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट नंबर 8 है। जी एन में हम नंबर कौन से रखते हैं? 0, 1, 2 अप टू सो ऑन n-1। अब ये जो सेट है ये अंडर एडिशन मॉडुलो n एक ग्रुप बनाता है। फॉर एग्जांपल मैं सेट लेता हूँ Z6, n एक मैं फिक्स कर लेता हूँ 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और एडिशन इस तरह से डिफाइंड है कि आंसर रिमाइंडर आएगा 6 पर डिवाइड करने से। मैं इसका अगर यहाँ टेबल बना दूँ तो इसको हम देख सकते हैं, एडिशन मॉडुलो 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका टेबल हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। इससे ये आइडिया हो जाएगा कि किस एलिमेंट का इन्वर्स कौन सा है, क्या ये ग्रुप है या नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस एक टेबल से मिल सकती है, और फाइनाइट सेट को ग्रुप शो करने के लिए या चेक करने के लिए ये टेबल बना लेना ज़्यादा बेहतर होता है। ओके, तो ये होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह ये 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5 एंड 1 + 5 6 जो कि 6 पर डिवाइड करेंगे तो वो 0 होगा रिमाइंडर। 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, सो रिमाइंडर 0, 2 + 5 7, सो रिमाइंडर 1। सिमिलरली ये होगा 4 5 0 1 2 5 0 1 2 3, और इसमें होगा 0 1 2 3 और ये 4। तो इस टेबल से हम ये देख सकते हैं कि इस टेबल में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो सेट से बाहर हो, और यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो है हमारे पास 0, क्योंकि आइडेंटिटी इस टेबल से वो एलिमेंट होता है जिसके लिए फर्स्ट रो सेम एज इट इज़ नीचे आ जाए। तो इस एलिमेंट 0 के लिए पहली रो सेम एज इट इज़ नीचे आ गई है, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी है। अब इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाए? देखिए, जिस भी एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड करना हो उस रो में चलते जाएं जहां पर आइडेंटिटी आ जाए, उससे बिल्कुल ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट, वो इन्वर्स होगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 वाली रो में अगर हम ट्रैवल करें तो 0 के ऊपर जो एलिमेंट है वो 0 है। इसी तरह से इन्वर्स ऑफ 1 जो कि इक्वल है 1 वाली रो में हम ट्रैवल करेंगे तो ये 0 है, और इस 0 से ऊपर जो एलिमेंट है वो 5 है। सिमिलरली बाकी तमाम एलिमेंट्स के इन्वर्सेस भी बताए जा सकते हैं। इन्वर्स ऑफ 2 इक्वल है 4 के, इन्वर्स ऑफ 3
इक्वल है 3, इनवर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 एंड इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम हर एलिमेंट का इन्वर्स भी बता सके। तो ये जो स्ट्रक्चर है Zn, अगर हम इसको जनरलाइज करें, Zn दैट इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू सो ऑन n-1, ये एक ग्रुप होता है, इज अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो n, नॉट एडिशन ओनली, बल्कि बताया जाए कि ये एडिशन मॉडुलो n है। और आइडेंटिटी इसमें क्या होती है, आइडेंटिटी 0 एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, और किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स भी हम बता सकते हैं। देखिए ऊपर Z6 में 1 का इन्वर्स 5 था, 1 + 5 6 होता है, 2 का इन्वर्स 4 था, 2 + 4 6 होता है, 3 का इन्वर्स 3 था क्योंकि 3 + 3 6 है, 4 का इन्वर्स 2 है, सो 4 + 2 इज इक्वल टू 6, और 5 का इन्वर्स 1 क्यों है, क्योंकि 5 + 1 = 6। तो अगर हम यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट लें k बिलोंग टू Zn, तो इन्वर्स ऑफ k किसके इक्वल होगा, यानी इन्वर्स ऑफ k वो वाला एलिमेंट होगा जिसको k के साथ ऐड करने से आंसर n आ जाए, तो वो है n-k, n-k, और k को ऐड करने से n मिलता है। अच्छा, अगर हम इसी सेट को देखें कि क्या ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करता, Z6 की ही बात कर लेते हैं। अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम इसका ये टेबल बनाएं अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो जब ये 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रो में सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। अब ये टेबल ग्रुप का टेबल तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रुप का टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो। तो यहाँ ये रिपीट हो रहा है, इस वजह से हम ये कहेंगे कि Z6 इज नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये मॉडुलो 6 है। अच्छा, अगर हम 0 को निकाल भी दें तो ज़रूरी भी नहीं है कि बाकी एलिमेंट्स भी ग्रुप फॉर्म करें, यानी Z6 में कुछ ऐसे एलिमेंट्स तो होते हैं जो ग्रुप फॉर्म जिनके इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ से हम एक नया सेट बनाने लगे हैं जिसे हम कहेंगे UN या फिर U ऑफ n। अब देखिए इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें Zn-0 से वो वाले एलिमेंट्स लिए गए हैं सच दैट GCD ऑफ A एंड n इज इक्वल टू 1, यानी Zn में से वो एलिमेंट नॉन ज़ीरो वो एलिमेंट्स जिनका n के साथ GCD 1 हो। फॉर एग्जांपल हम थोड़े से देख लेते हैं कि व्हाट इज़ U4। U4 में हमारे पास वो वाले एलिमेंट्स हैं 0 से बड़े और 4 से छोटे जिनका 4 के साथ GCD 1 है। एक तो इसमें 1 है, 2 और 4 का GCD 2 होता है, इस वजह से 2 नहीं है, जबकि 3 है। इसी तरह अगर बात की जाए U5 की, तो U5 में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 0 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। और U6 के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, U6 में वो वाले एलिमेंट्स चाहिए जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, तो वो 1 है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 नहीं है और 5 है। इसी तरह से U7 में एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इस तरह से तमाम हर n के लिए UN डिफाइन किया जा सकता है। और ये वाला जो सेट है ना UN, दिस इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। ओके, वैसे Zn अंडर एडिशन मॉडुलो n नहीं होता, लेकिन UN मीन ऐसे एलिमेंट्स, Zn में ऐसे एलिमेंट्स जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। अच्छा, यहाँ से एक बात और हम ये देख सकते हैं कि इफ़ n इज़ अ प्राइम
then un is equal to zn माइनस p माइनस 0। यानी अगर n प्राइम होगा तो उसमें वो वाले तमाम एलिमेंट्स होंगे जो Zn में है मास सिवाय 0 के। जैसे आप ऊपर देखें U5 में 0 के अलावा Z5 के सारे एलिमेंट्स हैं, U7 में भी Z7 के सारे एलिमेंट्स हैं मास सिवाय 0 के। तो ये एक रूल होता है। ओके, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अभी तक हम कुछ फाइनाइट और इनफाइनाइट डिस्कस कर चुके हैं। एक और सेट है Q ऑफ स्क्वायर रूट 2। अब Q ऑफ स्क्वायर रूट 2 में इस तरह के एलिमेंट्स हैं a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 2 सच दैट a एंड b आर रैशनल नंबर्स। a एंड b बिलोंग टू Q। यानी इसमें नंबर हैं फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, -2 -7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड सो ऑन। यानी यहाँ ये जो दो नंबर हैं a और b, इन दोनों का रैशनल होना ज़रूरी है और इनके साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। तो ये जो सेट है ये एक ग्रुप है, इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह के दो नंबर लिए जाएं जिनमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन्वॉल्व हो, उनको ऐड करने से भी स्क्वायर रूट 2 इन्वॉल्व होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। 0 प्लस 0 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये आइडेंटिटी है और हर एलिमेंट का इन्वर्स उसका नेगेटिव है, तो ये एक ग्रुप फॉर्म करता है, बल्कि यूँ कहें कि अबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है, इज़ अ कम्यूटेटिव ग्रुप। ओके, लेकिन यही सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म नहीं करता। लेकिन अगर इसमें से हम 0 को एक्सक्लूड कर दें, Q स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 0, तो फिर ये जो सेट है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप फॉर्म करता है, इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये आप चेक कर सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल है कि अगर हमारे पास एक सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट हो A, लेट A बी अ नॉन एम्प्टी सेट, तो ये जो पावर सेट ऑफ X है, पावर सेट ऑफ X में सेट A के तमाम सबसेट मौजूद होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये किस ऑपरेशन के तहत एक ग्रुप फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल हम A फिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल A के एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। तो पावर सेट ऑफ A में टोटल 8 एलिमेंट्स बनेंगे। 2 पावर 3 यानी 5, सिंगल्टन 1, सिंगल्टन 2, सिंगल्टन 3, 1 2, 1 3, 2 3 एंड 1 2 3। तो ये टोटल पावर सेट ऑफ X बन गया, पावर सेट ऑफ A बन गया। अब ये जो सेट पावर सेट ऑफ A है, ये एक ऑपरेशन होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, उसके तहत ये एक ग्रुप फॉर्म करता है। और सिमेट्रिक डिफरेंस हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि किसी भी दो सेट्स का, फॉर एग्जांपल दो सेट हम ये चुनते हैं S और T। S सिमेट्रिक डिफरेंस T ये डिफाइंड होता है S यूनियन T और माइनस S इंटरसेक्शन T के उन दोनों के यूनियन में से उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको निकाल दिया जाए तो बनता है उनका सिमेट्रिक डिफरेंस। तो किसी भी सेट का, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का जो पावर सेट है वो इस ऑपरेशन के तहत एक ग्रुप फॉर्म करता है। ये जो ऑपरेशन है, देखें दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस लेंगे तो अगेन एक सबसेट ही मिलेगा सेट ए का। कुलैयर प्रॉपर्टी ये एसोसिएटिव होती है, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। अलजेब्राइकली थोड़ी सी ये मुश्किल होती है। और इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होगा, यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्टर्ब भी ना करे। तो वो आइडेंटिटी है हमारे पास फाई। क्यों? क्योंकि अगर आप S सिमेट्रिक डिफरेंस फाई करते हैं
तो ये इक्वल होगा S यूनियन फाई माइनस S इंटरसेक्शन फाई, तो ये इक्वल है सॉरी S माइनस फाई, और S माइनस फाई इक्वल होता है S के। तो हमने देखा कि ये फाई जो है यहाँ पर आइडेंटिटी के तौर पर यूज़ हो रहा है। और अब इन्वर्स क्या है, मसलन आप कोई भी एक एलिमेंट चुनते हैं S, तो उसका इन्वर्स कौन सा एलिमेंट हो सकता है ये आपने ट्राई करना है। व्हाट इज इन्वर्स? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। M2 ऑफ R। M2 ऑफ R क्या है? जिसमें 2x2 के मैट्रिसेस हैं जिनकी एंट्रीज रियल नंबर्स हैं A B C D सच दैट A B C D बिलोंग टू R। अब ये वाला जो सेट है ये ग्रुप है, इज अ ग्रुप अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि अगर इन मैट्रिसेस को ऐड करना शुरू कर दें तो हमारे पास अगेन एक 2x2 का मैट्रिक्स ही मिलेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। ज़ीरो जो है इसमें आइडेंटिटी के तौर पर यूज़ होगा, ज़ीरो मैट्रिक्स यानी ये वाला एलिमेंट 0 0 0 0, और किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स उसका नेगेटिव होगा, और बल्कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, तो हम ये कहेंगे कि दिस इज़ अ कम्यूटेटिव ग्रुप। ओके, लेकिन अगर इसी कलेक्शन की बात की जाए कि क्या ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करता है, तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि इसमें ज़ीरो मैट्रिक्स भी शामिल है। तो और अंडर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो मैट्रिसेस लिए जाएं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, यानी इन्वर्स एग्जिस्ट करने से मुराद यह कि जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम यही कलेक्शन डिस्कस करते हैं। एक सेट ले लेते हैं GL2R। GL2R को हम पढ़ते हैं जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2 विद रियल एंट्रीज। GL2R में एलिमेंट्स किस तरह के हैं? A B C D सच दैट A B C D बिलोंग टू R एंड AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। अब AD माइनस BC बेसिकली इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो GL2R में ऐसे 2x2 के मैट्रिसेस लिए गए हैं जिनकी एंट्रीज रियल नंबर हैं लेकिन डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, यानी इसे हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ डिग्री 2। ऑर्डर नहीं, डिग्री 2। ये एक इनफाइनाइट ग्रुप है क्योंकि इसमें इन्फिनेटली मैनी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। फाइनाइट ग्रुप वो होते हैं जिसमें फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हों। तो ये जो सेट है ये एक ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखिए कैसे, अगर हम 2x2 के दो मैट्रिसेस ले लें A और B ऐसे मैट्रिसेस हों जो GL2R में बिलोंग करते हैं। अगर ये GL2R में है तो ऑब्वियसली इनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ B नॉन ज़ीरो है। तो AB का डिटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो होगा क्योंकि AB डिटर्मिनेंट इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ B। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A भी नॉन ज़ीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ B भी नॉन ज़ीरो है, तो ये भी नॉन ज़ीरो होगा। यानी इससे हमें ये पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ A एंड B बिलोंग टू GL2R। तो ये GL2R में मौजूद है, यानी GL2R इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एसोसिएटिव होती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव होती है। और आइडेंटिटी जो है ये आप वेरीफाई कर सकते हैं कि A इंटू बी सी इक्वल होता है AB इंटू सी। आप प्रूफ कर सकते हैं A B और C को जनरल 2x2 के मैट्रिसेस लेकर। और इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये वाला 1 0 0 1। और इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अगर हम मैट्रिक्स A लें तो उसका इन्वर्स होगा एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब चूँकि हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉन ज़ीरो है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है।
और ये कम्यूटेटिव नहीं होता क्योंकि ए बी नॉट इक्वल होता है बी ए के, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ ग्रुप नॉन कम्यूटेटिव। ओके, और इस ग्रुप का जो नाम है वो है जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2/2, सॉरी ऑफ डिग्री 2, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2। ओके, तो हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स डिस्कस कर ली। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं कि ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। उनमें सबसे पहले ये है कि अगर आप कोई सा एक लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए व बी बिलोंग टू जी। अच्छा, अगर ए और बी जी के एलिमेंट हों तो पहली बात तो ये है कि ए डबल इनवर्स इज इक्वल टू ए, यानी ए इनवर्स का अगर इनवर्स लिया जाए तो वो खुद ए मिलता है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको सॉक्स शूज़ प्रॉपर्टी भी कहते हैं कि जैसे आप पहनते हुए सॉक्स पहले पहनते हैं और शूज़ बाद में पहनते हैं, लेकिन उतारते हुए शूज़ पहले और सॉक्स बाद में, तो यहाँ पर इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। नंबर 3 के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी, ए बी इक्वल ए सी इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी, यानी ये बताया गया है कि लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है ग्रुप में। एंड बी ए इक्वल सी ए आल्सो इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी, यानी राइट कैंसलेशन लॉ भी होल्ड करता है। तो ये ग्रुप में चूँकि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है हर एलिमेंट का, तो इस साइड पे इन्वर्स ऑफ ए लगा देने से बी इक्वल सी मिल जाता है, वो आइडेंटिटी बन जाते हैं। और एक प्रॉपर्टी और है कि फॉर ऑल ए व बी बिलोंगिंग टू जी, ए स्टेरिक एक्स इक्वल बी एंड वाई स्टेरिक ए इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशंस। इन जी, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो इक्वेशंस हैं ए एक्स इक्वल बी और वाई ए इक्वल बी, तो यहाँ लाजमी तौर पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ जी में मौजूद होंगी जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। ओके, एक और रिजल्ट है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग टू जी, कि जी का एक एलिमेंट है ए इफ़ ए एक ऐसा एलिमेंट है जिसे अपने आप के साथ ऑपरेट करने से अगर आंसर वो खुद आ जाता है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी है। यानी एक ऐसा एलिमेंट जो अपने आप के साथ ऑपरेट हो के आंसर इटसेल्फ दे दे, तो वो आइडेंटिटी के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होता, सिर्फ यही एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने आप के साथ ऑपरेट होकर आंसर खुद आ जाए। ओके, तो कुछ चंद एक डेफिनेशंस और हमें देखना है। ग्रुप तो हम देख चुके कि जिसमें एसोसिएटिव, कोलेयर, आइडेंटिटी और इन्वर्स सारी चीज़ें पाई जाएँ उसे हम ग्रुप कहते हैं। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोलेयर प्रॉपर्टी, सिर्फ कोलेयर प्रॉपर्टी पाई जाए, उसको कहा जाता है ग्रुपाइड। ओके, नंबर 1। नंबर 2, एक ऐसा सेट जिसमें कोलेयर प्रॉपर्टी भी पाई जाए और उसके साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी पाई जाए यानी एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन पाया जाए, तो उस सेट को कहा जाता है सेमी ग्रुप। नंबर 3, एक ऐसा सेट जिसमें कोलेयर प्रॉपर्टी भी हो, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हो और आइडेंटिटी भी मौजूद हो, एग्जिस्टेंस ऑफ
आइडेंटिटी, तो उस सेट को कहा जाता है मोनाइड। ओके, और एक ऐसा सेट जिसमें कोलेयर प्रॉपर्टी हो, एसोसिएटिव हो, आइडेंटिटी हो और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी हो, तो उसको हम कहते हैं ग्रुप। ओके, ये जो अभी हमने ऊपर एक एलिमेंट पढ़ा है, एक ऐसा एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उसको आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहते हैं। व्हाट इज आइडेम्पोटेंट? A belonging to G is idempotent if A is equal to A। एक ऐसा एलिमेंट जो अपने आप के साथ ऑपरेट होकर आंसर इटसेल्फ दे दे, तो उसको आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहा जाता है। ओके, यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप में सिर्फ एक ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है और वो होता है आइडेंटिटी। इसके अलावा और कोई आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ग्रुप में मौजूद नहीं होता। तो बुक में आप देख सकते हैं कि चंद एक एग्जांपल्स हैं जो सेमी ग्रुप की हैं, मोनाइड की हैं, ग्रुपाइड की हैं, तो मैं उन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। ओके, तो कुछ रिजल्ट्स हैं कि सेमी ग्रुप कब एक ग्रुप फॉर्म करता है, यानी एक सेमी ग्रुप को हम ये कब कह सकते हैं कि ये सेमी ग्रुप एक ग्रुप भी है। तो देखिए कि अ सेमी ग्रुप S with operation binary operation steric is group if and only if number 1 there exists an element E in S such that E steric A is equal to A for all A belong to S, and number 2 for all A belong to S there exists an element B in S such that B steric A is equal to identity। अब देखिए, एक सेमी ग्रुप तब बनता है जब उसमें आइडेंटिटी हो। आइडेंटिटी से मुराद यह है कि वो लेफ़्ट और राइट दोनों हों और हर एलिमेंट का इन्वर्स हो, यानी लेफ़्ट इन्वर्स भी हो और राइट इन्वर्स भी हो। लेकिन यहाँ ये थ्योरम जो है, ये स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि एक सेमी ग्रुप तब बनता है जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, यानी लेफ़्ट आइडेंटिटी हो, हर पूरे ग्रुप में एक लेफ़्ट आइडेंटिटी हो और हर एलिमेंट का लेफ़्ट इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता हो, तो वो ग्रुप बन जाता है। यानी फिर हमें राइट आइडेंटिटी और राइट इन्वर्स चेक करने की ज़रूरत नहीं रहती। ओके, एक और इसी तरह का रिजल्ट है कि अ फाइनाइट सेमी ग्रुप, अगर एक सेमी ग्रुप है जो कि फाइनाइट है, तो वो ग्रुप कब बनता है? अ फाइनाइट सेमी ग्रुप S विद ऑपरेशन स्टेरिक इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, मैं इसे IFF लिखने लगा हूं, इफ एंड ओनली इफ S सेटिस्फाइज लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉज, कि सिर्फ इतना चेक कर लिया जाए कि क्या उस ग्रुप में लेफ़्ट और राइट कैंसलेशन लॉज होल्ड करते हैं, सॉरी उस सेमी ग्रुप में लेफ़्ट और राइट इन कैंसलेशन लॉज होल्ड करते हैं, तो फिर वो सेमी ग्रुप एक ग्रुप बन जाता है। ओके, तो फाइनाइट ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हों, और इनफाइनाइट ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें इन्फिनेटली मैनी एलिमेंट्स मौजूद हों। एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप? ऑर्डर ऑफ ग्रुप से मुराद सिर्फ इतना ही है कि उसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप को आमतौर पर इस तरह से मैं लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ जी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी। अगर ये ऑर्डर फाइनाइट होगा तो ग्रुप फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा, अदरवाइज इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। ओके, तो ये तो है ऑर्डर ऑफ जी। एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट? ऑर्डर ऑफ ए बिलोंगिंग टू जी, कि अगर ग्रुप का एक एलिमेंट ले लिया जाए तो उसके ऑर्डर से क्या मुराद है, ज़रा ये देखिएगा। ऑर्डर ऑफ ए इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर
n such that a पावर n इक्वल आइडेंटिटी। a पावर n से मुराद है कि a को अपने आप के साथ n टाइम ऑपरेट कर लें, और अगर आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो हम ये कहेंगे कि वो n उसका आर्डर है a का। अब देखें किसी और पावर के लिए भी आइडेंटिटी आ सकती है, इस वजह से ये कहा गया कि आर्डर ऑफ a इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, के सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो उसकी पावर a लेने से आंसर आइडेंटिटी आ जाए, तो उसको हम ये कहते हैं कि दैट इज़ आर्डर ऑफ एलिमेंट। ओके, एक एग्जांपल करते हैं आर्डर ऑफ फाइंड करने की। फॉर एग्जांपल हमने जो ग्रुप लिया था Z6 के एलिमेंट्स थे 0 1 2 3 4 एंड 5, तो हम इसमें से 4 का आर्डर फाइंड करने में इंटरेस्टेड है। सो व्हाट इज़ आर्डर ऑफ 4? वैसे तो तमाम एलिमेंट्स का आर्डर एक बार चेक करना चाहिए, तो 4 को अगर हम 4 के साथ ऐड कर दें, चूँकि ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6 है, तो 4 + 4 इक्वल होगा 8 यानी 2। ओके, अब अगर हम इसे एक बार और अपने आप के साथ मिला लें तो ये होगा, ये जो पहले 2 हैं ये तो 2 है, 2 एडिशन 4 जो कि 6 है यानी 0 है। तो हमने ये देखा कि 4 को अपने आप के साथ 3 मरतबा ऑपरेट करने से आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि आर्डर ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 3 इन दिस ग्रुप। अगर यही एलिमेंट किसी और ग्रुप में होगा तो उसका आर्डर चेंज हो सकता है। तो किसी और पावर के लिए भी आइडेंटिटी आ सकती है, तो उसके लिए हम एक थ्योरम देखते हैं। लेट A बिलोंग टू G। G अब जब भी लिखा जाएगा उससे मुराद ग्रुप होगा, विद आर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n। मान लें कि A ग्रुप का एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है, नंबर 1। इफ़ a पावर m इज़ आल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी, अगर a की किसी और पावर के लिए भी आइडेंटिटी आ जाए तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि वो जो नंबर n है वो डिवाइड करता है m को। यानी यूँ देखें कि अगर a का ऑर्डर है हमारे पास, कह लें कि वो है 15, आर्डर ऑफ a इज़ इक्वल टू 15, और a की किसी और पावर के लिए भी आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, तो वो जो पावर है वो हो सकती है 0 हो, 15 हो, 30 हो, 45 हो, या इस तरह का कोई नंबर होगा। इसके अलावा और किसी भी इंटीजर के लिए आपके पास आइडेंटिटी नहीं आने वाला। एंड नंबर 2, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है कि अगर आपको a का आर्डर पता है और आप a की किसी और पावर का आर्डर फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर t, व्हाट इज़ आर्डर ऑफ a पावर t? अब देख लें कि हमें आर्डर ऑफ a ऑलरेडी पता है, हम ये चाहते हैं कि a की किसी पावर का ऑर्डर पता चले, तो a पावर t का ऑर्डर इक्वल होगा आर्डर ऑफ a यानी n डिवाइडेड बाय GCD ऑफ t एंड n। ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल रिज़ल्ट है। देखिए इसको हम थोड़ा सा और इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लें कि फॉर एग्जांपल order of a is equal to 10 and we want to find order of a power 7। अगर हम a पावर 7 का ऑर्डर फाइंड करना चाहें तो रूल क्या है, ऑर्डर ऑफ a पावर 7 दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय GCD ऑफ 7 एंड 10। अब 7 और 10 का जो GCD है वो 1 होते हैं, तो ऑर्डर ऑफ a पावर 7 इक्वल होगा 10 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 10। यानी बड़ी आसानी से हम किसी भी पावर ऑफ a का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। एक और डेफिनेशन है टॉर्शन ग्रुप। टॉर्शन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो। ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ G is finite. A group is called torsion group if order of every element of G is finite. And what is torsion free group? टॉर्शन फ्री ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट हो। ऑर्डर ऑफ एवरी
नॉन आइडेंटिटी। नॉन आइडेंटिटी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर तो हमेशा 1 होता है। सो ऑर्डर ऑफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज इनफिनिट, यानी ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता कि उस एलिमेंट की पावर वो इंटीजर लेने से आंसर आइडेंटिटी मिल जाए। तो ऐसे ग्रुप जिनमें हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो वो टॉर्शन ग्रुप, और एक ऐसे ग्रुप जिनमें आइडेंटिटी के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स के ऑर्डर इनफाइनाइट हों उनको टॉर्शन फ्री ग्रुप कहते हैं। और कुछ ऐसे ग्रुप भी होते हैं जिन्हें मिक्स्ड ग्रुप कहते हैं, यानी ऐसे ग्रुप जो ना तो टॉर्शन हो ना टॉर्शन फ्री हों, नॉट टॉर्शन नॉर टॉर्शन फ्री। तो अब हमें कुछ एग्जांपल्स देखनी हैं कि टॉर्शन ग्रुप की और टॉर्शन फ्री ग्रुप की। तो देखिए, अगर हम इस ग्रुप की बात करें आर अंडर एडिशन, तो इसमें सिर्फ 0 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है, इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफाइनाइट है। तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, ये है हमारे पास टॉर्शन फ्री ग्रुप। ओके, हर फाइनाइट ग्रुप जो है वो टॉर्शन ग्रुप होता है। Z6 अंडर एडिशन मॉडुलो 6 इज टॉर्शन ग्रुप। ओके, कुछ ऐसे इनफाइनाइट ग्रुप्स भी होते हैं जो टॉर्शन होते हैं, यानी ग्रुप खुद इनफाइनाइट होते हैं लेकिन उनके हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होता है। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे जब हम कोशेंट ग्रुप पढ़ेंगे। और अगर हम इस ग्रुप की बात करें R-0 अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो मिक्स्ड ग्रुप है, यानी जो ना तो टॉर्शन है और ना ही टॉर्शन फ्री है। अब देखें ये मिक्स्ड क्यों है, क्योंकि इसमें 1 का ऑर्डर जो है वो 1 है और -1 का ऑर्डर 2 है, यानी इसमें आइडेंटिटी के अलावा एक और ऐसा एलिमेंट भी मौजूद है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये एक मिक्स्ड ग्रुप है। तो आप लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के चंद एक क्वेश्चंस ट्राई कर लें। नेक्स्ट हम सब ग्रुप्स और परमुटेशन ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे।